सो हेलो एवरीवन, मैं हर्ष कुमार साहू आप सभी लोग हमारे चैनल पढ़ो दिल से मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग देखने वाले हैं बीएससी सेकेंड ईयर फिजिक्स का यूनिट 2 का नेक्स्ट पार्ट, ठीक है ना। फर्स्ट यूनिट अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको प्लीज़ देख लीजिएगा। और प्लीज़ इस वीडियो को थ्रू मैं जो है नोट्स के थ्रू आप लोग को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। तो आप लोग भी अपना फ़र्ज समझ के इस नोट्स को अपनी कॉपी में लिखिए, है ना। तो आप लोग प्लीज़ लिखिए इसको और कंटिन्यू वॉच करते रहिएगा, चैनल में बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। तो आज के वीडियो में हम लोग जो है फर्मेट सिद्धांत की सहायता से जो है परावर्तन एवं अपवर्तन के नियमों को प्राप्त करना, उसको उत्पन्न करना सीखेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग जो है परावर्तन के नियमों को उत्पन्न करते हैं, ठीक है ना। इसके लिए मैंने यहाँ पास एक डायग्राम को सपोज किया, ठीक है ना। डायग्राम यहाँ पास, तो डायग्राम को सबसे पहले हम समझते हैं। जहाँ पास मैंने जो है एम एक परावर्तक तल लिया है, ठीक है। ये एम है जिसको हम लोग परावर्तक तल बोलते हैं, जिस पर प्रकाश किरणें बिंदु ए से बी तक सतह एम से परावर्तित होकर पहुंचती है, ठीक है ना। यहाँ ए से जो है किरण निकलती है यहाँ से, जो कि सतह पर परावर्तित होकर जो है बी की तरफ परावर्तित हो जाती है, ठीक है ना। तो ए व बी बिंदु से तल पर डाले गए लंब क्रमशः क्या क्या है, ए ओ और बी ओ डैश है, ठीक है। यहाँ पास हम लोग ने ओ के थ्रू हम लोग ने ए ओ यहाँ पास एक लंब डाला, फिर ओ डैश बी एक और लंब डाल देते हैं, ठीक है ना। उसके बाद जो है हम लोग ने ए की निर्देशांक क्या हो जाएगा उसके बाद, ठीक है ना। तो ए की निर्देशांक हो जाता है 0, ए 0 हो जाएगा। से एज इट इज़ जो है बी के निर्देशांक क्या हो जाता है, सी बी 0 हो जाता है, ठीक है ना। अब परावर्तक तल में स्थित बिंदु पी की कल्पना करते हैं। यहाँ पर से हम लोग एक बिंदु पी की कल्पना करते हैं, ठीक है ना, जो एक्स 0 और जेड पर स्थित है। मतलब इसको हम लोग कौन सा निर्देशांक मान लेते हैं, एक्स 0 और जेड मान लेते हैं, ठीक है। यदि प्रकाश इस बिंदु से परावर्तित होकर बिंदु बी पर पहुंचे तो प्रकाश का पथ ए पी बी होगा, ठीक है ना। अगर यहाँ पर से परावर्तित होकर ये किरण जो है ऐसे पहुंचती है तो इसका जो पाथ क्या होगा, ए पी और बी हो जाएगा, ठीक है ना। इसको हम लोग सपोज कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग जो है इसी पथ ए पी बी की हम लोग गणना करते हैं। इसको हम लोग पी मान लेते हैं, ठीक है ना। तो पी मानते तो क्या हो जाता है, ये जो हो जाता है ए पी इज इक्वल प्लस का क्या हो जाएगा, पी बी हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि दोनों का इक्वल से हम लोग क्या बनाया है, ए पी बी बनाया है ना। तो सिंपली हम लोग इसके निर्देशांक को आपस में लिख देते हैं ना। तो निर्देशांक को लिखने पर क्या हो जाएगा, ए का निर्देशांक क्या है 0, ए 0 है, और जो बी पी का निर्देशांक है वो x 0 z है, ठीक है। इसी प्रकार प्लस का प्लस लिख दिया। उसके बाद हम लोग ने लिखा ए का निर्देशांक क्या होगा, 0, ए 0 हो जाएगा इज इट इज, ठीक है ना। उसके बाद बी का निर्देशांक क्या हो जाता है, सी बी 0 हो जाता है, ठीक है ना। अब हम लोग जानते हैं कि एक रेखा और दूसरी रेखा के बीच की जो दूरी होती है उसको इस फार्मूला के थ्रू हम लोग देते हैं, ठीक है ना। ये फार्मूला आप लोग पिछली कक्षाओं में पढ़े होंगे, ठीक है ना। तो ये फार्मूला जनरली आप लोग याद कर लीजिएगा ताकि आप लोग को ईजिली हो। तो हम लोग जो है जो x2 माइनस x1 स्क्वायर, y2 माइनस y1 स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 स्क्वायर अंडर रूट पूरे का वर्ग करते हैं ना। तो इसी प्रकार एज इट इज़ इसके लिए करेंगे, ठीक है ना। तो इसको सेम एज इट इज़ सॉल्व करते हैं हम लोग। इसको हम लोग x1 x2 x1 y1 z1 मानते हैं, ठीक है। इसी प्रकार इसको हम लोग x2 y2 z2 मानते हैं ना। फिर उसको इक्वेट कर देते हैं और सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने पर हम लोग को क्या प्राप्त होता है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इस अंडर रूट को हम लोग ने हाफ लिख दिया, ठीक है ना। उसी प्रकार हम लोग ने एक्स माइनस सी स्क्वायर प्लस 0 माइनस बी स्क्वायर प्लस जेड माइनस 0 का स्क्वायर अंडर रूट पूरा का वर्ग क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, ठीक है ना। तो एज इट इज़ हम लोग इसको इक्वेशन नंबर 1 सपोज कर लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग को जो है समय निकालना है, ठीक है। यदि माध्यम में प्रकाश का वेग v हो तो हम टाइम निकालते हैं। टाइम कैसे निकालते हैं, हम लोग जो है 4 बराबर दूरी बटे समय से यहाँ पर जो है हम लोग निकालते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग थोड़ा सा इक्वेट कर लीजिएगा इसको, है ना। तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, p अपॉन v हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको हम लोग सिंपल जो है p की वैल्यू को यहाँ पर रख देते हैं। ये p की वैल्यू है ना, तो p की वैल्यू को एज इट इज़ हम लोग यहाँ पर रख देते हैं। तो पहला p का ये हो जाएगा और उसके बाद ये हो जाएगा, ठीक है ना। सिंपली इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। अब उसके बाद जो है बिंदु a व b के मध्य m तल में परावर्तित होने वाला अन्य पथ के लिए परावर्तन बिंदु के निर्देशांक जो है अलग होते हैं, ठीक है ना। अब भाई हम लोग ने जो है अन्य बिंदु क्या लिया है, p लिया है ना। तो उसके लिए जो निर्देशांक होता है या परावर्तन बिंदु की निर्देशांक वो डिफरेंट होगा, है ना। तो हम लोग फर्मेट सिद्धांत यहीं पास लगाते हैं, ठीक है, अन्य पृष्ठ के लिए। तो फर्मेट सिद्धांत से क्या करते हैं हम लोग, थोड़ा सा जो समय निकालते हैं उसका आंशिक अवकलन करते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग जो समय निकाले रहते हैं उसका आंशिक अवकलन सिंपली यहाँ पास करते हैं। तो
डेल टी अपॉन डेल जेड इज इक्वल टू 0, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल टी अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू 0 हो जाता है, ठीक है ना। तो हम लोग सिंपली इसको जो है आंशिक अवकलन यानी आंशिक डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं हम लोग। तो उसके बाद हम लोग जो है परावर्तन के द्वितीय भाग को प्राप्त करने के लिए हम लोग जो है इक्वेशन जो 2 निकाला था, उसमें हम लोग ने z की वैल्यू को 0 रखते हुए हम लोग को जो है उसका आंशिक अवकलन करते हैं, ठीक है। तो आंशिक अवकलन जैसे हम लोग का ये इक्वेशन था, है ना, तो यहाँ पर z को 0 किए तो क्या प्राप्त हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन वी प्लस एक्स माइनस सी पूरे का वर्ग प्लस बी स्क्वायर अपॉन वी प्राप्त होता है, ठीक है ना। तो इसका हम लोग जो है आंशिक अवकलन करते हैं भाई। तो आंशिक अवकलन करने पर क्या प्राप्त होता है हम लोग का, ये जो वी एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, जो वहाँ 2 है वो सामने आ जाता है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, जो 2 है सामने आ जाएगा, ठीक है ना। तो 1/2v हो जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग जो है चैन रूल लगा के इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे यहाँ पास जो इसका स्क्वायर में जो है हाफ माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1/2 हो जाता है और 2x स्क्वायर का 2 आ जाता है, ठीक है ना। तो सिंपली आप लोग इसको सॉल्व करेंगे तो आप लोग को थोड़ा सा इजीली समझ में आ जाएगा, चैन रूल लगा के हम लोग सॉल्व किए हैं, ठीक है ना इसको। और उसके बाद हम लोग ने एज इट इज़ इसको भी सॉल्व किया है ना, इसको थीटा मान लिया पूरा का। उसके बाद इसके अंदर जाके डिफरेंशिएट करते हैं तो हम लोग क्या प्राप्त होता है, 1/2v एक्स माइनस सी पूरे का वर्ग प्लस बी उसके घात में क्या आ जाता है, -1/2 इंटू क्या हो जाता है 2x माइनस सी इज इक्वल टू 0 मानते हैं, ठीक है ना। तो सिंपली हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर जो 2 और 2 रहता है वो कैंसिल आउट हो जाता है, ठीक है ना। तो हम लोग को क्या प्राप्त होता है, जो ये है वो नीचे चला जाता है, नीचे चला जाके पॉजिटिव बन जाता है, ठीक है ना। तो x अपॉन क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पूरे का हाफ हो जाएगा, ठीक है ना। उसी प्रकार इसमें क्या होगा कि ये जो माइनस वाला है वो नीचे टर्म, ये माइनस वाला टर्म नीचे चला जाएगा और जो बची वैल्यू है वो ऊपर में आ जाएगी, ठीक है, न्यूमरेटर में। तो इसको हम लोग जो है इस प्रकार हम लोग को इक्वेशन प्राप्त होता है। इसको हम लोग जो है इक्वेशन नंबर 3 सपोज कर लेते हैं, ठीक है। अब ये जो वास्तव में जो ये इक्वेशन नंबर 3 है ना, वो साइन आर और साइन आर के मान को शो करते हैं, ठीक है। हम लोग सपोज करते हैं कि जो ये वैल्यू है ना, इसको हम लोग साइन आई और साइन आर को के सपोज में मानते हैं, ठीक है। आप लोग को मानना पड़ेगा ताकि आप लोग का इक्वेशन जो है बनता रहे, है ना। तो सिंपली हम लोग इसको साइन आई और इसको साइन आर मान लेते हैं, ठीक है। जनरली हम लोग इसको ऐसा मानते हैं, ठीक है। ए क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा ये, है ना, बी क्यू इज इक्वल टू इसको ये हो जाएगा, ठीक है। तो जहाँ आई और आर को हम लोग क्या बोलते हैं, आई को बोलते हैं आपतन कोण और जो आर को बोलते हैं उसको हम लोग परावर्तन कोण बोलते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग जानते हैं कि साइन आई इज इक्वल टू क्या होता है, साइन आर, ठीक है। यहाँ पर साइन साइन कैंसिल हो जाता है तो हम लोग को क्या प्राप्त होता है, आपतन कोण बराबर जो है अपवर्तन कोण परावर्तन कोण प्राप्त होता है, ठीक है ना। यही हमारा जो है परावर्तन का नियम है, ठीक है ना। परावर्तन के नियम से जानते हैं कि जो आपतन कोण होता है और परावर्तन कोण होता है एक समान होता है, ठीक है ना। तो इससे हम लोग जो है फॉर्मेट के नियम सिद्धांतानुसार हम लोग ने जो है परावर्तन का फर्स्ट लॉ यानी अब उसके बाद जो है हम लोग जो है अपवर्तन के नियमों की व्याख्या करने हैं, क्योंकि हम लोग को एग्जाम में दोनों का जो है डेरिवेशन पूछा जाता है। तो हम लोग अपवर्तन का नियम निकालने के लिए हम लोग एक और डायग्राम की कल्पना करते हैं। इस डायग्राम में हम लोग ने थोड़ा सा डिफरेंट लिया है, ठीक है ना। तो आइए समझते हैं। तो फॉर्मेट सिद्धांत से तल एम की कल्पना करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लोग ने एज इट इज तल एम की कल्पना करते हैं जो विभिन्न माध्यमों को पृथक करते हैं ना। जो यहाँ पर जो है विरल माध्यम, यहाँ पर सघन माध्यम, जो इसको डिफरेंट यानी पृथक कर रहा है, ठीक है ना। तल के ऊपर के वेग v1, यहाँ के वेग को हम लोग v1 मानते हैं और इधर के वेग को हम लोग जो है v2 मानते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर दो विभिन्न माध्यम में स्थित बिंदु a व b की वास्तविक स्थिति प्राप्त करने हेतु तल पर लंब हम लोग ए वो और बी ओ डैश डालते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो स्थिति वास्तविक स्थिति जानने के लिए हम लोग जो है यहाँ पर ओ डैश बी डैश यहाँ पर लंब खींचा और इससे एज इट इज हम लोग जो है यहाँ पर ए और बी ए ओ जो है लंब खींचते हैं, ठीक है ना। ए ओ यहाँ पर लंब हो जाएगा यहाँ से, ठीक है ना। यहाँ पर ओ है, ठीक है ना। आप लोग थोड़ा सपोज कर लीजिएगा यहाँ पर हमारा ओ स्थित है ना। उसके बाद हम लोग जो है इसके निर्देशांक क्या प्राप्त करते हैं उसको लिख लेते हैं, ठीक है। तो ए बी और ओ डैश के निर्देशांक हम लोग कुछ इस प्रकार से प्राप्त करते हैं। a इज इक्वल टू हो जाता है 0, a 0 हो जाता है, b इज इक्वल टू c माइनस बी 0 हो जाता है, ठीक है। उसी प्रकार o डैश का क्या हो जाता है, c o o हो जाता है, ठीक है ना। तो आप लोग सिंपली इसको लिख लीजिएगा अपने नोट्स में, ठीक है। आप लोग लिखते हुए चलिएगा ताकि आप लोग को अच्छा समझ में आए, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग मानते हैं कि जैसे पृथक तल है ना, पृथक तल में किसी बिंदु P, यहाँ पर P सपोज कर लेते हैं, ठीक है ना। तो A से P पर आपतित है ना, यहाँ पर A से जो है P पर जो आपतित होने वाली किरण है वो
जो है अपवर्तित होकर 20 तक पहुंचने वाली किरण द्वारा पथ है ना, तो क्या होता है कि ए से यहाँ पर आपतित होती किरण वो जो है अपवर्तित होकर जो है इधर बाहर निकल जाती है, ठीक है ना, यहाँ से बाहर निकल जाती है, तो इसका पथ क्या हो जाता है, ए पी प्लस पी भी हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से ए पी से और यहाँ से पी भी हो जाएगा, ठीक है ना। कुछ इस प्रकार से जो परावर्तित होती है ना एक किरण जो है। और उसके बाद जो है हम लोग एज इट इज़ हम लोग को काम करना है, जो चीज़ हम लोग ने पीछे निकाला था वही चीज़ हम लोग को फिर से निकालते हुए चलना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग जो है यहाँ पर टाइम निकाल लेते हैं। तो टाइम हमारा क्या हो जाएगा, ए पी अपॉन V1 हो जाएगा प्लस पी बी अपॉन क्या हो जाएगा, V2 हो जाएगा। यहाँ पर से डायग्राम से देख सकते हैं हम लोग ए पी निकाले, ठीक है, उसके बाद पी बी निकाल रहे हैं हम लोग, एज इट इज़ यही वाला है ना। तो इसको हम लोग चाल बराबर दूरी बटे समय से निकाल रहे हैं ना, यही तो फार्मूला आप लोग पहले पढ़े होंगे, है ना। तो यहाँ पर जो है समय को हम लोग इधर ट्रांसफ़र कर देते हैं तो चाल इधर आ जाता है, ठीक है। तो ए पी हो जाता है दूरी, है ना, और नहीं ए पी हो जाता है दूरी और जो V1 होता है वो चाल बोलते हैं उसको, है ना। तो एज इट इज़ हम लोग जो है ए पी का मान यहाँ से निकाल सकते हैं। तो ए पी का मान क्या हो जाएगा, F1 अपॉन V1 को बाहर कर देते हैं। और हम लोग पीछे निकाल चुके हैं कि ए पी की वैल्यू क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पूरे की वैल्यू हाफ होती है, ठीक है। एज इट इज़ इसको हम लोग V1 की वैल्यू निकाल चुके हैं भाई, है ना। तो 1 अपॉन V1 इस ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, एक्स माइनस सी पूरे का वर्ग प्लस बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पूरे का हाफ हो जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 सपोज कर लेते हैं, ठीक है। इतना तो आप लोग सॉल्व किया है ना पिछले स्टेटमेंट में, तो वही है, ठीक है ना। तो आगे देखते हैं हम लोग। सो आगे भी हम लोग जो है वही एज इट इज़ काम करते हैं ना। पॉइंट ए से बी तक चलने वाली जो रे होती है, किरण होती है, उसका अपवर्तन बिंदु अलग अलग होता है। इसलिए हम लोग जो है फॉर्मेट सिद्धांत से क्या लिख सकते हैं, इसको आंशिक अवकलन करते हैं सीधा डायरेक्ट, है ना। तो आंशिक अवकलन करने पर क्या हो जाए, प्राप्त होता है हम लोग को डेल टी अपॉन डेल जेड इज इक्वल टू 0 एवं क्या हो जाता है, डेल टी अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू 0 हो जाता है, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग ये जो वैल्यू प्राप्त होती है हम लोग इक्वेशन नंबर 4 यानी जो पिछला इक्वेशन हम लोग को प्राप्त हुआ था उसमें जेड की वैल्यू 0 रखकर हम लोग इसको जो है आंशिक अवकलन करते हैं सीधा सीधा, है ना। तो हम लोग को क्या प्राप्त होता है, डेल टी अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू डेल अपॉन डेल एक्स हो जाता है, ठीक है ना। इसको ये वैल्यू हम लोग को पीछे प्राप्त हो चुकी है ना, तो हम लोग सिंपली इसको डिफरेंशिएट जो है आंशिक अवकलन कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा हमारा 1 अपॉन 2v1 जो है बाहर कर देते हैं हम लोग। तो ये क्या प्राप्त हो जाता है हम लोग को, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हाफ पूरे का प्राप्त होता है। 2 को 2 लिख देते हैं, ठीक है। इसका अवकलन करते हैं चैन रूल लगा के हम लोग, ये कांस्टेंट है तो 0 हो जाता है, ठीक है ना। उसी प्रकार हम लोग इसको अवकलन करते हैं ना जो है आंशिक अवकलन, तो क्या प्राप्त होता है हम लोग को 1 अपॉन 2v1 एज इट इज़ इसको थीटा मान लेते हैं पहले, है ना। तो यहाँ पर जेड की वैल्यू को 0 कर देते हैं डायरेक्ट, है ना, तो हट जाता है। तो यहाँ पर जो है हाफ हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग जो है इसको अंदर जाके अवकलन करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, 2 को बाहर कर देते हैं, एक्स माइनस सी इज इक्वल टू 0 प्राप्त होता है, ठीक है ना। एज इट इज़ हम लोग ने यहाँ पर जो 2 को यहाँ से 2 से कैंसिल कर दिया, यहाँ से 2 को यहाँ से 2 से कैंसिल कर देते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग को V1 और V2 को हम लोग जो है इधर पक्षांतर कर देते हैं डायरेक्ट, ठीक है ना। तो हम लोग को क्या प्राप्त होता है, ये V2 है ना, ये अपन लोग आप लोग थोड़ा सा V2 कर लीजिएगा इसको, है ना, ये V2 है। तो ये हम लोग V1 और V2 को यहाँ पर पक्षांतर कर देते हैं और जो वैल्यू प्राप्त होती है उसको हम लोग को जो है बटे में लिख देते हैं ना। तो हम लोग को क्या प्राप्त हो जाता है, यहाँ पर जो है ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। माइनस होने पर जो है नीचे चला जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। तो दोनों की वैल्यू जो है माइनस में आ जाती है, ठीक है। तो हम लोग को एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पूरे का हाफ, है ना, अपॉन में क्या मिलता है, सी माइनस एक्स पूरे का हाफ स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूरे का वर्ग क्या होता है, हाफ। हम लोग को इस प्रकार से इक्वेशन हम लोग को प्राप्त होता है, ठीक है ना। अब हम लोग जो है चित्र डायग्राम से थोड़ा सा सपोज करके चलते हैं, यानी मानते हैं कि इक्वेशन जो हम लोग को 2 प्राप्त हुआ है, 2 के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्रमशः साइन आई एवं साइन आर के बराबर है ना। इसको हम लोग जो है पूरी वैल्यू को हम लोग साइन आई मानते हैं ना, इतने को हम लोग जो है साइन आई और इसने को हम लोग जो है साइन आर मानते हैं, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि स्नेल नियम से क्या होता है, स्नेल नियम के अनुसार जानते हैं कि साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू होता है म्यू होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, म्यू लिख सकते हैं ना। तो सिंपली हम लोग ने V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू क्या लिखा, म्यू लिखा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो है हम लोग को अपवर्तन का भी फॉर्मूला जो है यहाँ पर
फॉर्मेट सिद्धांत से प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसका सिंपल सा डेफिनेशन था, मैंने आप लोग को इजीली एकदम नोट्स के थ्रू इन डिटेल लिख के बताया है ना। तो आप लोग, अगर आप लोग को थोड़ा सा भी हेल्प मिला होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, ठीक है, ताकि मेरे को मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आप लोगों के बीच ऐसे वीडियो लाता रहूँ। वरना अगर चैनल नहीं चलता तो यहाँ पर बंद करना पड़ सकता है ना। तो प्लीज़ गाइस आप लोग सपोर्ट करके चलिएगा थोड़ा सा। सो थैंक यू एवरीवन। तो यहाँ पर आप लोग नोट कर लीजिएगा अपने कॉपी में, है ना। हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं। आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू एवरीवन।